हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? यूपी बेट की आप लोग की फॉर्म फिल हो गए हैं। आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। अ, अब आप लोग अच्छे से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना, क्योंकि कॉमर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ इस चैनल पे, जिससे कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आप सॉल्व कर लें। 2024 का पेपर कंप्लीट हो चुका था, साथ में ही 2023 का पेपर भी मैंने आप लोग को सॉल्व करवा दिया है। आज की वीडियो में जो हम सॉल्व करेंगे वो 2022 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस 2022 में आपके पूछे गए थे। और ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। एक तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दूसरी बात काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा कॉमर्स के अलावा अगर बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो वो आपको मेरे दूसरा चैनल जो है पीवाईक्यू ज़ोन, उस पर मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। चाहे वो जीएस हो आपकी, या रीज़निंग हो, या फिर जो हिंदी से क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं, 50-50 क्वेश्चंस इन चारों ही चीज़ों से आपके पूछे जाएँगे। तो उसकी सीरीज़ मेरा दूसरा चैनल जो पीवाईक्यू ज़ोन है, वहाँ पे आपको मिलेगी। तो इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको बाकी की वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो दोनों ही चीज़ें आपकी तैयार हो जाएँगी, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। तो ज़रूर से उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे आपको कॉमर्स सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, वहाँ पर आपको जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उन चीज़ों के मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर, और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जग्गी एवं लॉ मॉडल संबंधित है। सामाजिक लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन से, मुद्रास्फीति लेखांकन से, ग्रुप में से किसी से नहीं। तो यहाँ पर जो जग्गी एवं लॉ मॉडल है वो किससे रिलेटेड हो जाता है? तो ये ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, मानव संसाधन प्रबंध के को पढ़ा होगा, तो उसमें ही लेखांकन भी किया जाता है। तो मानव संसाधन लेखांकन से ये मॉडल संबंधित है। तो कई का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें दर्शन एवं अध्ययन द्वारा विशिष्ट कार्य से संबंधित आवश्यक सूचनाओं का निर्धारण किया जाता है कहलाती है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि वो प्रोसेस जिसमें दर्शन और अध्ययन द्वारा विशिष्ट कार्य से संबंधित, यानी कि जो अलग से कार्य करा जा रहा है, कोई स्पेसिफिक वर्क है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसको डिटरमाइन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? कार्य विशिष्टीकरण कहलाती है। जॉब स्पेसिफिकेशन इसे कहते हैं, कार्य मूल्यांकन जॉब इवेल्युएशन कहते हैं, कार्य विश्लेषण जॉब एनालिसिस हो जाता है, या फिर कार्य विवरण जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाता है। तो क्या कहलाती है? तो उसे हम कार्य विवरण कहते हैं। जब आप कार्य से संबंधित चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, जॉब क्या करनी है, जॉब की क्या स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि फॉर्म निकलते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर लिखा होता है कि वहाँ पर आपका जॉब रोल क्या-क्या होगा। तो जॉब क्या है उसके बारे में, तो उसको हम कार्य विवरण कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो किसमें लागू नहीं होगा? अग्नि बीमा में, फायर इंश्योरेंस, सामुद्रिक बीमा, जो आपका मरीन इंश्योरेंस है, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, संपत्ति बीमा यहाँ पर होता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो जो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल होता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, वो आपका जीवन बीमा में लागू नहीं होता। ये पहले भी क्वेश्चन मैंने कराया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो यही क्वेश्चन आप देखेंगे कि 2023 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन हुआ है। क्षतिपूर्ति का क्यों? क्योंकि क्षतिपूर्ति में ये होता है कि आप कंपनसेशन दे रहे होते हैं, और किसी की लाइफ को कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। किसी की लाइफ अगर जा रही है, किसी की डेथ होती है, तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो वहाँ पर आप कंपनसेट नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ पर एश्योरेंस की बात की जाती है, ना कि इंश्योरेंस की बात की जाती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सभी स्थिर लागत है एक को छोड़कर। बीमा फीस, देय किराया, निदेशकों की फीस, उत्पाद विक्रय पर लाइसेंस फीस। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से आपकी सभी स्थिर लागत है। अभी यही चीज़ आपने 2023 में भी यही क्वेश्चन सेम आया था। अब यही क्वेश्चन 2022 में फिर रिपीट हुआ है। यही चीज़ मैं बार-बार आप लोगों से कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट भी होते हैं, और अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपके मार्क्स को आपको वहाँ पर ध्यान ही नहीं देना। आपने प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व कर रखे हैं, आपको आंसर पता है, सीधे आपको टिक करना है। तो आपका टाइम भी बच जाएगा, और आपका आंसर भी 100% सही होगा। तो स्थिर लागत है कोई एक को छोड़कर, बाकी सभी हैं। तो बीमा फीस जो होती है, जो आपने इंश्योरेंस कराया उसको जो फीस दी है, देय किराया जो आपने रेंट पे किया है, या फिर जो आप निर्देशकों को फीस दे रहे हैं, ये तीनों ही चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी फिक्स्ड हो जाती हैं। लेकिन जो उत्पाद विक्रय पर लाइसेंस फीस आप दे रहे होते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, जो प्रोडक्शन उत्पाद विक्रय जो आप कर रहे हैं,
उस पे जो फीस दी जाती है उसको स्थिर नहीं माना जाता। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। बाकी तीनों जो है वो आपको निर्धारित उसमें अमाउंट में देने होते हैं, इसलिए वो क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थिर लागत का आशय ऐसी लागत है जो स्थिर साधनों पर खर्च किया जाता है। इस पर उत्पादन मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिए गए विकल्पों में बीमा फीस है, देय किराया है तथा निर्देशकों की फीस स्थिर लागत के अंतर्गत है, जबकि उत्पाद विक्रय पर लाइसेंस फीस को स्थिर लागत नहीं सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि उत्पाद लागत जितनी आएगी उसके हिसाब से आपकी जो फीस होती है वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत स्तरों में परिवर्तन के लिए लेखांकन का संबंध है। लागत लेखांकन से, वित्तीय लेखांकन से, प्रबंधकीय लेखांकन से, स्थिति लेखांकन से है। तो यहाँ पर जो कीमत स्तर यानी कि जो प्राइस होते हैं उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर किस तरह का लेखांकन होता है, तो वो आपका स्फीति लेखांकन हो जाता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमत स्तरों परिवर्तन के लिए लेखांकन का संबंध स्फीति लेखांकन से है। मुद्रास्फीति लेखांकन में उच्च मुद्रास्फीति तथा अतिवृद्धि की उपस्थिति में ऐतिहासिक लागत लेखांकन से उत्पन्न समस्याओं को ठीक करने के लिए डिजाइन किए गए लेखांकन मॉडल की एक श्रृंखला सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचा अनुपात न्यून लाभप्रदता पर लागू होता है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर हाई रेशियो है तो वहाँ पर मिनिमम या फिर लो प्रॉफिटेबिलिटी रहती है तो किस पर लागू रहेगा? सकल लाभ अनुपात पर, शुद्ध लाभ अनुपात पर, परिचालन पर, विनियोग पर। इसको इस तरह समझ लीजिए कि अगर कोई अनुपात, कोई रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, अधिक आ रहा है, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं माना जाता, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो रेशियो जितना कम होगा वो अच्छा होगा, अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो आपका अच्छा नहीं है, या ये हानि का सूचक है, ऐसा कर सकते हैं, कम लाभदायकता का सूचक है। तो यहाँ पर कौन-सा होता है, वो आपका ऑपरेटिंग होता है, परिचालन अनुपात होता है। अगर आपने सारी को वीडियोज़ मेरी प्रीवियस देखी हैं, तो ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। ये पहले आपका आ चुका है और मैंने आप लोग को दोबारा से सॉल्व ये इसमें करवा रहे हैं, तो यहाँ पर ये रिपीट क्वेश्चन है। तो इस तरह बहुत से क्वेश्चन्स आप देखेंगे कि रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये होता है क्या, थोड़ा-सा ये देख लीजिए कि संचालन अथवा परिचालन अनुपात संचालन लागतें और संचालन व्ययों के योग तथा शुद्ध विक्रय के बीच संबंध प्रकट करता है। ये है फॉर्मूला इसका। बिक्री लागत प्लस सभी संचालन व्यय। डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कभी-कभी लिखा होता है, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं कि बिक्री की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जितने भी आपके संचालन व्यय होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उसको ऐड कर लिया जाता है इंटू 100 अपॉन शुद्ध बिक्री मतलब नेट सेल। नेट सेल कैसे निकलती है, जब सेल में से आप सेल्स में से सेल रिटर्न को लेस कर देते हैं, तो जो आपकी निकल कर के आती है वो शुद्ध बिक्री होती है। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल के तौर पर निकालने को आ गया तो आपको वहाँ पर सेल्स रिटर्न दे रखा होगा, तो सेल्स में से उसको लेस करके आपको नेट सेल निकालनी होगी। और ये इसमें रहता है कि उपयुक्त रूप से स्पष्ट है कि अनुपात जितना अधिक होगा लाभ उतना ही कम होगा। क्योंकि एक्सपेंसेस जितने ज़्यादा आएँगे आपका अनुपात उतना अधिक होगा। तो इससे इसमें ये रहता है कि वहाँ पर भी आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, तरलता संकट सूचित करने के लिए समुचित अनुपात है। परिचालन अनुपात, विक्रय आवर्त अनुपात, चालू अनुपात, अम्ल परीक्षण अनुपात। तरलता संकट, तरलता क्या होती है, लिक्विडिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर लिक्विडिटी की बात की जा रही है, तो सूचना देना का मतलब ये हो जाएगा कि तरलता कम है, लिक्विडिटी की कम है, यानी कि रोकड़, मेन कह सकते हैं कि कैश की कमी को सूचित कौन सा अनुपात करता है, तो हाँ, यहाँ पर वो आपका अम्ल परीक्षण अनुपात या फिर एसिड टेस्ट रेशियो इंग्लिश में से कहते हैं। इंग्लिश में इसको एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। तो ये अनुपात आपको बताता है कि अगर संस्था में लिक्विडिटी कम है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। अब इसको निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला भी दे रखा है, आप उसको भी चाहे देख सकते हैं। क्विक एसेट या फिर करेंट एसेट में से क्या लेस किया जाता है, इन्वेंट्री और प्रीपेड जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और अपॉन में क्या आ जाता है, करंट लायबिलिटी आ जाता है। इसको एसिड टेस्ट रेशियो के साथ-साथ क्विक रेशियो भी कहा जाता है। नॉर्मली इसको तरलता अनुपात जिसे आप बोलते हैं, किसी को अम्ल परीक्षण अनुपात भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें आदर्श कितना होता है ये भी पूछता है कभी-कभी, तो 1:1 होता है। जो आपका करंट रेशियो होता है, जो करंट रेशियो यानी कि चालू अनुपात होता है, वो कितना होगा, 2:1 हो जाता है। और जो आपका ये तरलता अनुपात होता है, क्विक रेशियो होता है, वो 1:1 होता है, आदर्श अनुपात। कभी-कभी ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल परीक्षा अनुपात है। यहाँ पर यही चीज़ पूछी गई है कि एसिड टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपसे पूछा है कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो क्या फॉर्मूला होता है, अभी आपने पढ़ा ही है।
चालू संपत्तियां या फिर चालू दायित्व, दूरगामी संपत्तियां, चालू दायित्व, कुल संपत्तियां, कुल दायित्व, स्थायी संपत्तियां, स्थायी दायित्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रुतगामी मतलब यही है कि जो आपकी क्विक एसेट होती हैं, क्या फॉर्मूला हो जाता है, लिक्विड एसेट भी बोल सकते हैं या फिर आप क्विक एसेट भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। अपॉन में क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, यहाँ पर लायबिलिटी करंट हो जाती है, इस तरह से इसको हम लिखते हैं। और ये जो करंट एसेट दे रखी होती है उसी में से ही जब आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो क्विक एसेट आपकी निकल करके आ जाती है। चलिए नेक्स्ट है, सम विच्छेद बिंदु पर अंशदान किसके बराबर होता है, परिवर्तनशील लागत के, स्थिर लागत के, कुल लागत के, विक्रय मूल्य की। तो सम विच्छेद बिंदु पर अंशदान जो होता है यानी कि जो बीईपी पर जो बीईपी होता है उस पर जो अंशदान, अंशदान का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। कंट्रीब्यूशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो किसके इक्वल होता है, स्थिर लागत के, फिक्स्ड कॉस्ट के। तो एक आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि जब बीईपी है और कंट्रीब्यूशन जो होता है, तो कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका जो होगा, सेल्स में से जब आप लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, जब आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं सेल्स में से तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल करके आ जाता है। इस कंट्रीब्यूशन में क्या-क्या चीज़ें ऐड होती हैं, इसमें आपकी ऐड होती है फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है प्लस प्रॉफिट, ये 2 चीज़ें ऐड होती हैं। और लेकिन अगर ये आपका बीईपी पर है तो बीईपी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। नो प्रॉफिट नो गेन का ये पॉइंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कंट्रीब्यूशन है उसमें सिर्फ़ फिक्स्ड कॉस्ट ही आती है, ना कि प्रॉफिट भी। तो यहाँ पर अगर बीईपी पर कंट्रीब्यूशन होगा तो मीन्स क्या है, वो स्थिर लागत से फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, कोई प्रॉफिट वहाँ पर आपको नहीं हो रहा है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद विनिमय केंद्र एक उदाहरण है, नियमन बाजार का, अनियमन बाजार का, स्पॉट बाजार का, संगठित बाजार का। स्कंद विनिमय यहाँ पर बात हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो किस चीज़ का एक एग्जाम्पल होता है, तो ये आपका नियमन बाजार हो जाता है। एक रेगुलेटरी मार्केट होती है जहाँ पर जो सेकेंडरी शेयर्स होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है, उनका क्रय विक्रय होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जिसमें रहतिया की मात्रा या मूल्य की लगातार सूचना प्राप्त होती रहती है कहलाती है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो स्टॉक है उसकी क्वांटिटी, मात्रा और उसके मूल्य, प्राइस के बारे में हमको, यानी कि हमको क्वांटिटी भी पता चल रही है, प्राइस भी पता चल रहा है, वो कौन से आपकी यहाँ पर रहेगा। पुनः आदेश बिंदु, रीऑर्डर लेवल हो जाएगा, सामयिक रहतिया विधि है, सतत रहतिया विधि है, कंटिन्यूअस जो आपकी स्टॉक मेथड है, या फिर एबीसी विश्लेषण है। तो यहाँ पर किसमें हमें लगातार पता चलेगा, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, सतत रहतिया विधि। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं अनिपुण अंकेक्षक, सरकारी अंकेक्षक, पेशेवर। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से शॉर्ट में आप सीए बोलते हैं तो क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। ऐसे ही कोई भी ऑडिटर नहीं बन जाता, उसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का कोर्स होता है वो करना होता है। यहाँ पर पेशेवर होते हैं, ये भी एक क्या है, प्रोफेशन है। पूरी फर्म्स होती हैं इसमें बहुत से लोग उस काम कर रहे होते हैं उनके, तो कई का आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्ति खाता है, आपको बताना है कौन सा पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट पूछा जा रहा है। पूर्वदत्त वेतन खाता है, आहरण खाता है, आदत किराया खाता, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर अगर प्रीपेड लग जाता है या फिर आपका आउटस्टैंडिंग लग जाता है किसी भी अकाउंट के आगे, कोई भी नॉमिनल अकाउंट है उसमें आप अगर आगे प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग लगा रहे हैं तो वो आपका पर्सनल अकाउंट बन जाता है, और ड्राइंग अकाउंट भी क्या होता है, पर्सनल अकाउंट ही होता है। तो ये तीनों ही अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है, यहाँ पर भी आपसे पर्सनल अकाउंट ही पूछ रहा है। पशुधन है, देय विपत्र है, उपार्जित किराया, ख्याति है। तो यहाँ पर लाइफ स्टॉक पशुधन जो होता है, या फिर जो देय विपत्र बिल्स पेएबल जो होते हैं, और उपार्जित किराया या फिर ख्याति। तो इसमें उपार्जित किराया यानी कि अक्रूड रेंट की बात की जा रही है। पहले ही मैंने बताया था जिसके भी आगे आपका प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड इस तरह से लग जाता है वो क्या हो जाता है, पर्सनल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। बाकी यहाँ पर ये तीनों ही कौन से हैं, लाइव स्टॉक हो या फिर बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल या फिर गुडविल, ये सब क्या है, एसेट है, किसमें जाएंगी, रियल अकाउंट में जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन होता है
शीर्ष प्रबंध द्वारा सृजित लोचशील होगा, संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित होगा, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में हानिकारक है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह का होता है। तो जो इनफॉर्मल संगठन होगा, तो इनफॉर्मल में क्या रहता है कि लोग जैसे कि काम कर रहे हैं किसी भी जहाँ पर आप लोग ही कहीं पर जॉब कर रहे होंगे तो आपस में रिलेशंस बन जाते हैं, फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं, एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं आप लोग, तो मिल कर के ग्रुप में भी काम करने लगते हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल होता है। लेकिन अगर जिस भी विभाग में डिपार्टमेंट में अलग-अलग आप काम कर रहे हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट में आपको देखा गया है कि आपकी की स्पेसिफ़िकेशन क्या है, किस चीज़ को आप अच्छे से कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उस डिपार्टमेंट में रखा गया है, तो वो फॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर जो इनफॉर्मल होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लोचदारता ज़्यादा होती है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक संगठन के प्रारूप हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस होते हैं, वो कितने टाइप के रहते हैं? एकल व्यवसाय यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, साझेदारी पार्टनरशिप है, कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो व्यापारिक संगठन जो होता है तीनों टाइप रहता है। आपके एकल व्यवसाय भी होता है, पार्टनरशिप भी होती है, कंपनी भी होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध की आकस्मिकता विचारधारा के अनुसार प्रबंध है। अभ्यास अभिविन्यास, सिद्धांत अभिविन्यास है, परिणाम है या फिर लाभ एवं हानि। तो जो आपकी प्रबंध की आकस्मिकता विचारधारा होती है, अभ्यास अभिविन्यास पर आधारित होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है। 2 है, 3 है, 7 या फिर 10। तो जब भी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स की मिनिमम कितने होते हैं, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो सार्वजनिक कंपनी के लिए मिनिमम आपके 3 होते हैं। प्राइवेट कंपनी की बात हो तो 2 होते हैं और पब्लिक कंपनी की बात हो तो 3 होते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं की बिक्री अधिनियम के अनुसार कौन सी शर्तें निम्नलिखित में से सही हैं? यहाँ पर जो सेल्स एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है जो आपका, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि उसमें जो कंडीशंस दे रखी हैं, कौन-सा करेक्ट है? तो यहाँ पर अधिकार की बात हो रही है, विवरण की हो रही है, विशिष्ट स्वामित्व की हो रही है, ऋणभार की हो रही है। तो कौन-कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं? तो अधिकार की बात आती है और विवरण, ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी वाला होगा, जिसमें आपके ए और बी ये 2 ऑप्शंस ही आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में कि वस्तुओं की बिक्री अधिनियम के अनुसार हक और विवरण संबंधी शर्तें सही होती हैं, जहाँ की संविदा वर्णानुसार माल के विक्रय के लिए हो, वहाँ एक विशेष शर्त रहती है कि माल वर्णन के अनुरूप होगा और बिक्री नमूने और विवरण दोनों के अनुसार हो, तो माल के प्रपुंज का नमूने के अनुरूप होना पर्याप्त नहीं जब तक कि माल विवरण के अनुरूप ना हो। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है समझ लीजिए कि जब आप इस तरह से चीज़ों को खरीद रहे हैं कि आप सारा स्टॉक को चेक ना करके कुछ उसमें से कुछ स्टॉक को देखते हैं उसके बाद आप जो है उसको परचेज़ कर लेते हैं, तो ये माना जाता है कि बाकी का जितना भी स्टॉक होगा वो सेम एज़ इट इज़ वही होगा जैसे कि आपने देखा है या फिर जैसा कि आपको विवरण में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे पैठ मूल्य निर्धारण है, प्रारंभिक उच्च मूल्य, प्रारंभिक उचित मूल्य, प्रारंभिक निम्न मूल्य, इनमें से कोई नहीं। गहरे पैठ में का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मार्केट में जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर के नया आती है, इंट्रोड्यूस कराती है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉ मार्केट में नॉलेज नहीं होती है। तो अगर वो बहुत हाई प्राइस रखेगी, तो वहाँ पर लोग उसको परचेज़ नहीं करेंगे। तो वहाँ पर अपनी पैठ बनाने के लिए, वहाँ पे अपने आप को बनाने के लिए कंपनी क्या करती है, मूल्य कम रखती है, प्राइस कम रखती है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रारंभिक निम्न मूल्य होता है, यानी कि स्टार्टिंग में जो प्राइसेज़ होते हैं, वो लो रखे जाते हैं। जैसे-जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती जाती है, लोग उसको खरीदने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं, वैसे-वैसे धीरे-धीरे उसके प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें मेनली क्या होता है, उपभोक्ताओं को शुरुआत में सस्ते दामों पर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। 1982 में, 86 में, 1992 में, 2000 में। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में बना था, 1986 में। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। आपने पढ़ने सुना भी होगा इसके बारे में काफ़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार में 24 दिसंबर को लाया गया। इस कानून के अंतर्गत भारत में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टोर मार्केटिंग में क्या सम्मिलित होता है? घर-घर की बिक्री, वीपीपी, वेंडिंग मशीन, उपरोक्त सभी।
नॉन स्टोर यानी कि जब आप स्टोर पे जा कर के चीज़ों को नहीं खरीद रहे, आपको मार्केटिंग जो की जा रही है, विपणन का जो काम हो रहा है वो स्टोर पे नहीं हो रहा है, तो वो मार्केटिंग कौन-सी मार्केटिंग होती है? तो वहाँ पर डोर टू डोर सेलिंग भी आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो है अलग-अलग प्रोडक्ट के लोग जो है घर-घर आते हैं, प्रोडक्ट को दिखाते हैं, आपको अलग-अलग स्कीम्स भी बताते हैं, जिससे कि आप उनको प्रोडक्ट को खरीद सकें। वेंडिंग मशीन्स भी होती हैं, जहाँ पर आप डायरेक्टली जाकर के भी चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है एक सामाजिक विज्ञान है, एक व्यक्तिगत विज्ञान है, दोनों ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो रॉबिन्स जो थे, जो प्रोफ़ेसर रॉबिन्स थे, उन्होंने जो ने कहा था कि लोग जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, उनकी जो डिमांड्स होती हैं या इच्छाएँ होती हैं, वो असीमित होती हैं। लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज़ हैं, जो साधन हैं, वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं। तो कैसे उन लिमिटेड साधनों के साथ असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि प्रेफ़रेंस दी जाए, कि कौन-सी पहले हमें पूर्ण करना ज़रूरी है, उसके बाद धीरे-धीरे उसी के अकॉर्डिंग आगे की जो भी हमारी डिमांड्स हैं या जो भी हमारी आवश्यकताएँ हैं, उनको वांट्स को पूरा किया जाए। तो ये थी रॉबिन्स की परिभाषा। दुर्लभता संबंधी कह सकते हैं। तो यहाँ पर के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो उन्होंने सामाजिक विज्ञान और व्यक्तिगत विज्ञान दोनों ही माना है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँग के निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। इच्छा है, आवश्यकता है, मात्रा, कीमत और समय है, उपयुक्त सभी। तो माँग की जब बात की जा रही होती है, तो सबसे पहले किसी चीज़ की इच्छा होती है कि हमें कोई चीज़ चाहिए है। तो उसके बाद हमें उसकी आवश्यकता यानी कि उसके ना होने से हमारी कोई काम रुक रहा है या हमें उसको अपने किसी काम को पूरा करने के लिए उसकी नीड है। उसके बाद आता है कि हम देखते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितना प्राइस है और उसको मिलने में कितना समय लगेगा। तो ये सारी ही चीज़ें आती हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। एक माँग जब या एक डिमांड जब उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर ये सारा प्रोसेस होने के बाद हम डिमांड तक पहुँचते हैं और एक जो कंज़्यूमर है वो किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड करता है या फिर उसको परचेज़ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है जो टोटल कॉस्ट आ रही है माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसका डिफरेंस जो है तो इज़ इक्वल टू क्या होगा? कुल अवसर लागत है, औसत लागत है, परिवर्तनशील लागत है या फिर सामान्य लागत है। तो टोटल कॉस्ट कैसे बनती है? टोटल कॉस्ट बनती है कि जब आप उसमें जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और उसमें आप ऐड कर दें टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करके हमारी टोटल कॉस्ट बनती है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ₹1 के का नोट छापने का दायित्व किसका होता है? रिज़र्व बैंक के निर्गमन विभाग का, भारत सरकार का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग का। तो ₹1 का नोट छापने का आप यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ़ ₹1 के नोट के लिए ही क्यों पूछा गया है? थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, उसमें इसका सेकंड पार्ट। वहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को हम लेंगे, लेकिन आप सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहा है इसका आंसर ज़रूर से करिएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 6th-7th में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ज़रूर से करिएगा। वहाँ पर हम यहीं से शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं उसके लिए मेरा जो दूसरा चैनल है पीवाईक्यू ज़ोन उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो जनरल नॉलेज है या फिर जो रीज़निंग है उससे रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएँगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।